अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। देखो इंट्रो पार्ट 1.1 का और एग्जाम्पल का बहुत अच्छे से समझ लिया। ये तभी समझ आएगा जब आपको इंट्रो पार्ट मतलब इंट्रो का मतलब इंट्रोडक्शन आना चाहिए आपको, और एग्जाम्पल कर ले तभी समझ आएगा ये सब चीज़ें। तो चलो कह रहे हैं पहला ही क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बहुत ही लुल्लू क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जितने भी नंबर्स हैं जैसे इसको रिप्रेजेंट करो, एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। तो मतलब कुछ नहीं यार, चलो जैसे क्लास कुमकुम, चलो 2 से कट किया 70, 2 से कट किया 35, 5 से कट 7, 7 से कट 1, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 1 मत लिख देना क्योंकि 1 एक तो प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़, एक बच्चा सोचे कि सर आपने 2 से ही डिवाइड क्यों किया, सीधे 7 से क्यों नहीं किया, या सीधे मतलब और किसी नंबर से 10 से आपने सीधे क्यों नहीं किया डिवाइड। हमको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना। और एक चीज़ कोशिश करो कि असेंडिंग ऑर्डर से ही डिवाइड करो। जैसे 7 भी तो एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो आप 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं। गलत वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ऑर्डर डजंट मैटर। 7 को पहले लिख दो बाद, बट कुछ चीज़ें एटिकेट्स होते हैं लिखने के कि भैया असेंडिंग में लिखो या फिर डिसेंडिंग, तो देखने में अच्छा लगता है। मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अब तुम क्या है कि बेसिक चीज़ें इनको ध्यान रखो, एक असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलो या फिर डिसेंडिंग में लेके चलो। ऐसा मत करो 5 पहले फिर 2 फिर 7, गलत नहीं है बट थोड़ा देखने में नहीं अच्छा लगता ना। ऐसे ही कह रहे हैं सेकंड 150 यार खुद से कर सकते हो, ये केवल और केवल टाइम टेकिंग है। अब 156 है तो इसका करो भैया, 2 से कट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आपको ये और पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर 2 से कटेगा का कौन सा, डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए आपको, ठीक है, वरना तुक्के मारते रहोगे फिर। तो कितनी बार गया, फिर 2 से कट गया तो कितनी बार गया, फिर 2 से कट हुआ नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। अब ये सारे के सारे नंबर क्या हैं भैया, प्राइम नंबर। तो 156 का 2 इंटू 2 टू 3 इंटू 30। हाँ कभी ऐसे नंबर्स भी मिलेंगे जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहे होंगे तो वो प्राइम नंबर होते हैं, उनको भाई छोड़ दिया करो। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे कराने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, छोड़ मरन दो। सेकेंड कह रहे हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई। और वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई का ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ 2। लेकिन आपको पता है ये फॉर्मूला केवल 2 नंबर में ही अप्लाई होता है। क्या चमका? तो भैया पहला पार्ट है 26 एंड 91। तो चलो देखते हैं। अच्छा एक और कर देते, कोई पेयर थोड़ा बड़ा वाला कर देंगे, एक कर देंगे 3, 3, 6 एंड 54। तो चलो जी 26 के करो प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13, 91 के करो 7 इंटू 13, बनाओ पेयर। तो HCF तेरा और LCF मेरा, तो ये 13 तो है और बाकी जो रहे बचे उनको लिख दो। मल्टीप्लाई खुद से करोगे, मल्टीप्लाई खुद से करो यार, अब ये सिखाने में नहीं बैठे हैं। 54 पे आ जाओ, 54 के 2 27 3, ठीक है, 336 के कर लो भैया। 2 से कटे 2 एकम 2, कैलकुलेशन देख रहे ना यार, हाँ ऐसी बेटा बड़बड़ाते हो। हमने कहा क्या कुछ नहीं सर, आपसे कहाँ बोल रहे हैं, क्या हो गया, किन्हें, किसका, मल्टीप्लाई करके, अच्छा ठीक सॉरी 2 2 जा 4, हमें लगा कुछ गलती हो गई तो 3 और ये 7। तो चलो जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, प्रोडक्ट वगैरह देख लेना, एलसीएम वगैरह आपको। चलो जी एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होता है, जो पेयर होते हैं, इसका पेयर बन गया और इसका पेयर, और तो नहीं कुछ पेयर है। अच्छा आप लोग ऐसे सांप सीढ़ी मत खेलना, आप केवल समझना, बस बताओ आपको समझाना, आप नॉर्मली समझ जाना। ये 2 इंटू 3 हो गया, कितना आ गया जी। अब देखो एलसीएम, जो सांप सीढ़ी इनमें से एक ले लो, बाकी जितने बचे सारे चेप दो। 3 इंटू 3
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, भाग इतना करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कह रहे हैं कि भैया इसमें 3-3 के पेयर हैं। कितने के पेयर हैं इसमें? सब इंट्रो पार्ट और एग्जाम्पल में हो चुका है, बट फिर भी चलो करा देते हैं। 12, 15, गौरी 12 के फैक्टर करो, 15 के करिए भैया 3 इंटू 21 के करो 3 इंटू, चलिए जी अब निकालो HCF। तो पेयर 3 का बनना है, तीनों में जो है, तो HCF क्या होगा डियर? 3। अच्छा अब इसमें LCM को थोड़ा सा देखते हैं। एक तो 3 आ गया, और अब किसी का पेयर बनना है? नहीं बनना, बाकी सारे चेप दो। 2 इंटू 2। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप LCM इस तरीके से करके आते निकाल के, जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में करे थे, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। हाँ, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको समझना है ना, ये अब 10th में आ गए हो, अब छोटे तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे ना। अब ऐसे तो फिर ये वाली बात हो गई कि हम लोगों ने ऐड करना ऐसे सीखा था छोटी क्लास में, जैसे 2 + 3 को 2 डंडे यहाँ पे, 3 डंडे यहाँ पे, कितने हो गए बेटा? 1 2। अब तुम ऐसे करके आओ क्या? सोचो ना, खुद सोचो, तो पूरे में ऐसे ही भर जाएगा पूरे में। तो हम लोग जो हायर क्लासेस में आए तो उसका यूज़ करना है आपको, ठीक है? इसी का ध्यान रखना आप लोग। ये नहीं है कि आप ऐसे निकाल के आगे इनका LCM या HCF। अगर आपने इनका HCF डिवाइड करके निकाला तो आपके आंसर 0 मिलने वहाँ पे, या आपने इनका इस तरीके से कट्टा वाला खेला ना, तो नहीं, क्या चमका? अब 10th में आया तो 10th के अकॉर्डिंग चलो, हमने नया सीखा ना कोई चीज़। अरे बताओ ना यार। हाँ ठीक है, हटाओ इसे। हाँ ये मत करके आना। अब ज़्यादा 4 देखते हैं। कह रहे हैं कि 2 नंबर हैं 306 एंड 657, इनका HCF कितना है जी? नहीं, तो आपको HCF नहीं निकालना, इन्हीं दोनों नंबर का आप क्या फाइंड करना है आपको? LCM। तो देखो एक तरीका तो ये है कि नॉर्मल आप इसका LCM निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर उससे निकाल के आओगे तो नंबर कितने मिलेंगे? 0, क्योंकि भैया फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब आप कहेंगे सर कहीं बोला नहीं गया है। भैया कुछ बातें ऐसी होती है जो अंडरस्टूड होती है। कहीं एक जगह 100 मीटर की रेस है, तो ऐसा नहीं कि आप बाइक लेके पहुंच गए, अंडरस्टूड है ना वो। तो जब फॉर्मूले का यूज़ हुआ है तो भैया फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि LCM इंटू HCF, और क्या था? दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो चलिए LCM कितना नहीं पता, फाइंड करना, मान लो X है। HCF कितना दिया जी? 9, और दोनों नंबर क्या है? अच्छा हाँ, एक दिक्कत हो जाती, अगर ये नंबर यहाँ के और यहाँ के नंबर अगर चेंज हो जाते, अगर अलग होते, तो फिर ये फॉर्मूला फेल हो जाता वहाँ पे। दोनों नंबर सेम होने चाहिए वहाँ पे। फिर हम कैसे करते? फिर तो नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालते। सपोज बोर्ड वाले अगर चालाकी कर जाए, मान लो इसका HCF 9 है और 657 को लिख दें 658, तब ये फॉर्मूला फेल हो गया। क्यों? दोनों नंबर सेम होने चाहिए थे, ठीक है भैया। तो इसका फिर अलग मेथड से निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो चलिए कुछ नहीं हो रहा होगा, 9 का इधर जाके क्या हो जाएगा जी? डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से ये कट हो जाएगा, 27। ठीक है, अब क्या आप उम्मीद कर रहे हो मल्टीप्लाई हम करेंगे? तो उम्मीद गलत कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर लेना बस, ठीक है। अच्छा भैया क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही रेक्टिफिकेशन एग्जाम्पल में किया था। वहाँ क्या था कि 4 की पावर n, यहाँ क्या है जी? 6 की पावर। बस कुछ नहीं कह रहे हैं, ये बताओ कि 6 की पावर n है, n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, तो n की क्या ऐसी वैल्यू पुट करें कि उसको सॉल्व करो फिर कि उसकी जो यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो 0 हो जाए। ऐसा ये कह रहे थे, n की वैल्यू बताओ। कहना का मीनिंग क्या? जैसे किसी बच्चे ने रखा मान लो 6 की जगह 1, तो आंसर कितना है? 6। 6 की जगह 2 रखा, आंसर कितना है? 36। इसके एंड में कितना आ रहा है? 6। तो भैया एंड में ऐसे कब तक हम रखें कि एंड में 0 आ जाए, कि एंड में 0 आ जाए? तो भैया नहीं कर सकते ऐसे, हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम कैसे करते हैं उसको देखना। चलिए जी अब देखते हैं। अब हमको ये पता है कि 6 की पावर n को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 2 × 3। यस और नो? किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आता है तो भाई साहब ये कंफर्म है कि उसमें 5 से डिवाइड जाएगा। किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है, ये कंफर्म है कि इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। तो मतलब किसी भी नंबर के एंड में 0 है तो 2 और 5 दोनों का फैक्टर होता है। यस और नो? तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट
factor of 6 is 2 into 3 and this is the unique factor of 6. ये 6 के क्या है? यूनिक फैक्टर. कैसे पता? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. और ये कह रहे हैं कि भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने ये बताया था कि अगर 6 के फैक्टर 2 into 3 हैं तो लाइफ टाइम ज़िंदगी भर किसी भी तरीके से आप कर लो वो 2 into 3 ही रहेंगे. बट 0 एज अ यूनिट डिजिट द फैक्टर मस्ट बी in the form of 2 and 5. मतलब 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तभी उसके एंड में 0 आ गया. क्योंकि भाई देखो ना 5 2 जा 10. यस और नो. और एक चीज़ बताएंगे कि मतलब बताऊंगा मैं कि इन्होंने एक चीज़ और बताई थी. किन्होंने? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने, जो कि एक्सरसाइज 1.3 जो कि सिलेबस से रिड्यूस हो गई है. हल्का फुल्का जिक्र करूंगा अभी उसका. So there is no any value, so there is no any value of n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो यहाँ पे पुट करके आंसर 0 आ जाए. इन्होंने क्या बताया था देखना जरा. मैंने आपको एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया 2 3 4 7 into 8 मान इस टाइप का एक नंबर दे दिया आपको, और नीचे आपसे बोला कि 125 से डिवाइड करो. ठीक है, और डिवाइड करके ये बताओ क्या इसका आंसर टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा. इसका डिवाइड तो बहुत ही सिंपल है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने बताया कि जिसके फैक्टर में 2 और 5 होता है वो हमेशा टर्मिनेट होता है. क्योंकि दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं बना कि जिसमें 2 से डिवाइड किया हो और डिवाइड आगे चलता गया हो. कभी ऐसा नहीं होता है. 2 से डिवाइड होगा तो टर्मिनेट होगा ही होगा. किसी भी नंबर में आप कर लो, या किसी भी नंबर में आप 5 से आप डिवाइड कर लो तो वो टर्मिनेट होता है. तो नियम क्या कहता है कि नीचे वाले के फैक्टर करो. 125 के फैक्टर हो गए 5 की पावर 3, तो 5 है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये इसका डिवाइड आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा. अगर यहाँ पे ऐसा होता 7 और लगा दो कोई, अब हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग. क्योंकि 5 के साथ 7 आ गया भाई साहब, और इनको चाहिए 2 और 5 केवल. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया जी? 7 हो गया, तो मामला बिगड़ जाएगा. ठीक है. और कहते हैं कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बिना डिवाइड करे इसका आंसर बताओ. बिना डिवाइड करे मतलब डिवाइड नहीं करना है आपको, इसका आंसर बताना है. तो एक बात सुनो, 5 की पावर 3 मैंने क्या किया, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी किया और यहाँ भी किया. पूछो क्यों? क्यों 5 2 जा, तो ये हो गया 10 की पावर 3. 10 की पावर 3 मतलब 1000, और 1000 का डिवाइड तो बिना करे कर सकते हैं भैया. कहने का मीनिंग क्या, नीचे 0 बना दो. ठीक है ना. तो 5 था 3, हमने दे दिए 2 भी 3, तो 5 2 जा 10 हो गया ना भैया. हमको 10 से डिवाइड बच्चा कर लेगा, तो मल्टीप्लाई करो और डिवाइड मत करो, सीधे पॉइंट लगा दो 3 नंबर बाद. तो बिना डिवाइड करे डिवाइड करो तो ऐसे भी लेकिन अब वो सिलेबस से हट गया, क्या ही करे भाई साहब. एक चीज़ और बताएं, 12th के बाद एक एग्ज़ाम होता है CUET सेंट्रल लेवल पे. आपका 10th के बाद एक एग्ज़ाम होगा अगर आप पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं तो. ठीक है, UPTU वाले कराते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो रिड्यूस सिलेबस है वो भी आता है. कहने का मीनिंग अगर कहीं भी कंपटीशन लेवल पर जाएंगे तो अभी भी जो रिड्यूस है वो आएगा भाई साहब. अब जिन बच्चों ने 12th में डिलीटेड नहीं पढ़ा था अब उनको पढ़ना पड़ रहा है, तो पता नहीं क्यों हटा. अब तो कोरोना चला गया, अब तो उनको ऐड कर देना है. बहुत नॉलेज वाली बातें हटा दी हैं इस चैप्टर की. तो अगर आप लोग 1.1 पढ़ते ना यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा, तो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें सीखते कि दुनिया के किसी भी नंबर को आप इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. किसी भी नंबर को केवल 2 ही फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब पढ़ते अगर होता सिलेबस में, बट नहीं है तो छोड़ो. चलो यहाँ तक लिखो. देखिए एग्ज़ाम में कई बार आया, बोर्ड के एग्ज़ाम में, कि भैया एक्सप्लेन करो कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है. तो पहले कंपोजिट नंबर जान लो यार होते क्या है. एक बात सुनो, कंपोजिट नंबर क्या होता है. कोई भी नंबर जैसे मैंने कहा 6 लिया, 6 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं. एक तो इसको मैं से 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर, 6 4 फैक्टर हो गए. कोई भी ऐसा नंबर
जिसके 2 से अधिक मतलब 3 फैक्टर होते हैं वो हमारा कंपोजिट होता है। क्या जमगा? अच्छा, अगर मैंने कहीं पर ये लिखा हुआ, जरा गौर फरमाएंगे ये सारे बच्चे लोग, 2 into 3 लिखा है सब ना, ये भी तो कोई नंबर है, 2 into 3 भी तो कोई नंबर ही आएगा ना। अब आप कहोगे सर ये तो 6 आएगा, 6 को मारो गोली। समझो 2 into 3 इसका मीनिंग क्या है कि इस नंबर में 2 से डिवाइड चला जाएगा, यस और नो, जो जिसके मल्टीप्लाई में मतलब उसका उसमें डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर में 3 से भी डिवाइड चला जाएगा, ठीक है, और 1 का तो डिवाइड हर किसी में, तो क्या इसके 3 फैक्टर नहीं हो गए? तो क्या ये कंपोजिट नंबर नहीं हो गया? ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ एक और नंबर 78 into 77, समझना। इस नंबर में 78 से डिवाइड हो जाएगा, इस नंबर में 77 से डिवाइड हो जाएगा, और इसमें 1 से डिवाइड हो जाएगा। 3 फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट। मल्टीप्लाई मत करना इनका, ऐसे ही बता दिया करो। क्या मैं समझा भैया? तो बस भैया ऐसे ही करेंगे इसको, ऐसे ही करेंगे इसको। देखना मल्टीप्लाई करने बैठे तो चलो ये तो छोटा है, क्या पता बोर्ड ने और ज़्यादा बड़ा दे दिया, दिक्कत होगी। तो समझो ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। क्या दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है? तो भैया दोनों में 13 कॉमन आया, 7 बचा और 11 बचा, 13 तो चला गया, प्लस 13 गया तो अपनी जगह क्या छोड़ के गया? 1। अब एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ से भी 13 गया तो वो भी तो 1 छोड़ के जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई लिखो या फिर 1 लिखो, तो 1177 प्लस 1 ये आ गया। यस और अब मल्टीप्लाई मत करना। क्या इस नंबर का 13 एक फैक्टर है? क्या इस नंबर का 78 एक फैक्टर है? और 1 तो है ही, यस और नो। तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। हम क्या लिखेंगे? 13, 78 एंड 1 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, सो नंबर इज कंपोजिट। डाउट बताइए। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, भाई साहब 5 कॉमन लो। अंदर क्या 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस 1। अब एक बात, चलो हल्का फुल्का मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, तो 42 और 4 बार 24 प्लस 1। अब देखो 5 इस नंबर का फैक्टर है और ये पूरा नंबर इसका क्या फैक्टर है, और 1 इसका क्या फैक्टर है। इसका तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो यार, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो ऐसे ही लिख देना इसी की तरह ही, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब उसको पढ़ने से पहले देखो मैं एक चीज़ बता दूं आपको। इस एक बड़ा डाउट होता है बच्चों को जब बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं या अच्छी बुक के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्या अभी तक अगर कोई मैंने एक नंबर दे दिया, अब बोला इसका एलसीएम फाइंड करो, कर लोगे। मैंने एक नंबर दिया, मैंने कहा इसका एचसीएफ फाइंड करो, कर लोगे। लेकिन जब वही चीज़ एक लैंग्वेज में आ जाए तो बड़ी दिक्कत होती बच्चों को, क्योंकि टीचर रटाते हैं बच्चों को कि अगर भैया कहीं मैक्सिमम दिख जाए तो एचसीएफ ले लो, लीस्ट दिख जाए तो एलसीएम ले लो, लेकिन ये हर जगह नहीं चलता है। कितने ऐसे क्वेश्चन है कि जहाँ पे बोलेगा मैक्सिमम और निकालना होगा एलसीएम, बताऊंगा कैसे। तो इसीलिए एक चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, उसको याद रखना, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। खैर मैं रटा रहा हूँ बट समझ लो पहले इसको। कभी भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आएंगे, अगर वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बने कि 10 बच्चे हैं या 5 हैं या 3 हैं, एक सर्कल के शेप में रनिंग कर रहे हैं सर्कुलर ग्राउंड में, क्या कर रहे हैं भैया? रनिंग कर रहे हैं। एक करता है 18 मिनट में चक्कर लगाता है, एक 20 में लगाता है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। दूसरा, अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि रेड लाइट, कि सड़क की जो रेड लाइट है ये हर 13 सेकंड बाद जल रही है, एक 15 सेकंड बाद जल रही है, एक 17 सेकंड बाद, ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आ जाए कि भैया मंदिर में घंटी है, एक घंटी 15 सेकंड बाद बजती है, दूसरी 20 सेकंड बाद, मतलब घंटी वाले क्वेश्चन, घंटी को बैल कहते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। और यही मिलेंगे जो मैं कह रहा हूँ, इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। सारे 20 साल की स्टडी करने के बाद बता रहा हूँ। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलें भाई साहब, तो एलसीएम लेना है इनमें। क्या लेना जी? एलसीएम। और इन 3 कंसेप्ट के अलावा कुछ भी आ जाए क्वेश्चन पढ़ो ही मत, आंख बंद करके एलसीएम निकाल दो। आप घर पे आके चेक कर लेना ये चीज़, कितनी भी हार्ड बुक हो उसके क्वेश्चन लेना, और लैंग्वेज वाले होंगे। और अगर इन 3 के अलावा कैसा भी क्वेश्चन है, एचसीएफ, सीधे एचसीएफ लो वहाँ पे। अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया कि लिखा होता है मैक्सिमम और निकालते हैं एलसीएम, क्यों निकालते हैं उसको समझो। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भैया ये हमारे पास एक फ्लोर है, समझना, यहाँ पर स्क्वायर शेप में बड़ी से बड़ी टाइल लगानी है।
क्या लगानी है, टाइल, बड़ी से बड़ी। अब एक बात समझना, जितनी बड़ी से बड़ी टाइल लगेगी उतने ही तो नंबर्स कम होंगे, यस और नो। जितनी बड़ी, जैसे एक टाइल स्क्वायर शेप में ये भी है तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा लगेंगी, एक स्क्वायर शेप में ये भी है, तो जितना उनका साइज ज़्यादा होगा उतनी तो टाइल्स कम लगेंगी। कम मतलब लीस्ट, तो इसमें एलसीएम निकलता है। और लेकिन वो जोर देंगे कि उनका साइज मैक्सिमम हो, साइज क्या उनका मैक्सिमम। अब बच्चे ने देखा मैक्सिमम, निकाल देगा एचसीएफ, नंबर मिलेंगे 0। इसलिए ये 3 कंसेप्ट का याद रखो, इनके अलावा कुछ भी आए आंख बंद करके एचसीएफ। और देखो जैसे मैं ये क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला देयर इज अ सर्कुलर पाथ। जैसे ही सर्कुलर पाथ देखा, सुनो आपको, अब इस क्वेश्चन में केवल डिजिट ढूंढो क्या है, एक है 18 और एक है 12, और पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो ऐसे लगेगा 6-7 नंबर का ये है। इसीलिए जैसे हमने देखा सर्कुलर पाथ है, बात खत्म करो। 18 और 12 इनका निकाल दो एलसीएम। क्या निकाल दो, एलसीएम। मैं क्वेश्चन का मीनिंग भी समझाऊंगा, अभी मैं रटवा रहा हूँ कि आपके 4 नंबर फ्री फंडिंग है, अब समझाऊंगा अभी ऐसा क्यों है, समझो जरा। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है भैया, ठीक है। सोनिका टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब यहाँ से मान लो दौड़ना स्टार्ट किया, सोनिका ने दौड़ा यहाँ से, और वो 18 मिनट में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर ले रही है, 18 मिनट में, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि इसी यहीं से स्टार्ट करता है और वापस एक राउंड लेता है, तो वो 12 मिनट में पूरा कर देता है। तो कह रहे सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों ने एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम बाद वो मिले। अब समझना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो जरा, दोनों लोग दौड़े, अब इसको मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। जैसे ही 12 मिनट हुए, रवि ने एक चक्कर लगा दिया पूरा भैया, यस और नो, अरे बताओ ना यार। लेकिन ये लगाती 18, मतलब ये अभी भी 6 मिनट पीछे है। रवि फिर दोबारा घूम के आएगा, तब ये आ पाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे एक बार ऐसा होगा कि ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं मिलेंगे, यस और नो। तो हम ये कई बार मिलेंगे, ये कई बार मिलेंगे। अगर ऐसा प्रोसेस चलता रहे तो ये कम से कम, अगर ये लोग एक दिन में दौड़ते रहेंगे तो कम से कम 20 से 30 बार मिलेंगे। बट हम पहली बार का जानना चाहते हैं कि पहली बार, तो हम चाहते हैं कम से कम टाइम में ये कैसे मिल जाएंगे, ठीक। क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो भी फिक्स है, क्योंकि 12 मिनट में अगर ये चक्कर लगा रहा है, स्पीड फिक्स है, तो कम से कम टाइम में कैसे, तो इनका ले लो एलसीएम। तो 18 के फैक्टर करेंगे 2, तो एलसीएम, तो इसका तो पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया, 2 × 3, और जो बचा वो लिख दो 3 × 2। तो कितना हो गया, 36 मिनट बाद वो लोग वापस मिल जाएंगे। और देख लो, खुद ही देख लो, आप खुद ही देखना, 36 मिनट, 12 मिनट में इसका एक चक्कर हो गया। अब ये कहाँ पर है, यहाँ पे है रवि। फिर 24 मिनट बाद रवि कहाँ पे है, यहाँ पे है। 36 मिनट बाद रवि कहाँ पे है, यहीं पर है। अब ये 18 मिनट में अगला चक्कर, 18 दूनी 36, तो दोनों वहीं मिल गए जाके, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, तो इनको आप ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। क्या चमका, पक्की बात है। तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई हमारी। 1.1 है ना भी है, हाँ 1.1 ख़त्म हो गई, ठीक है।